अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। ये वाकया गुज़िश्ता शब उस वक्त पेश आया जब रऊफ हसन साहब एक निजी न्यूज़ चैनल से रिकॉर्डिंग करवा कर वापस जा रहे थे। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पहले एक ख्वाजा सरा ने उनका रास्ता रोककर उनसे बहस व तकरार शुरू की और जब वो वापस जाने के लिए पलटे तो उनको रोकने की कोशिश की। इतने में वहाँ पहले से मौजूद दीगर ख्वाजा सरा भी पहुंच गए, जिन्होंने रऊफ हसन साहब के साथ हाथापाई शुरू कर दी और इसी असना में चादर लिए एक ख्वाजा सरा ने ब्लेड से रऊफ हसन साहब पर हमला कर दिया, जिसके बायस उनके दाएं गाल पर गहरा जख्म आया। वाकये के फौरन बाद रऊफ हसन साहब को अस्पताल ले जाया गया। इस वाकये से एक रोज कबल रऊफ हसन साहब पर एक निजी न्यूज चैनल के बाहर भी मुबैना तौर पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें वो बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन इस बार ऐसा मालूम होता है कि हमलावर पूरी घात लगाकर आए थे, क्योंकि हमले की फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 4 ख्वाजा सराओं में से एक चादर में मौजूद है, जबकि उनके अलावा एक शख्स जो वहां पहले से मौजूद था तमाम वाकये को कैमरे की आंख में रिकॉर्ड करने में मसरूफ है। रऊफ हसन पर हमले के बाद पीटीआई की आदत का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। पीटीआई की क़यादत ने इस हमले को कातलाना हमला करार दिया है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमला रऊफ हसन की जिंदगी लेने के लिए था। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि महज आधे इनसे रऊफ हसन साहब की शेरक बच गई। बैरिस्टर गौहर की जानिब से हमले की पूरी जांच पड़ताल का मुतालबा भी सामने आया है। खुद रऊफ हसन पर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि उन पर हमला करने वालों का निशाना उनकी गर्दन थी। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस रऊफ हसन साहब आपदीदा भी हो गए। उनका कहना था कि रियासत की जानिब से जिस जब्र और फसाइयत का मुजाहिरा किया गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरा जख्म तो भर जाएगा लेकिन मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन साहब की जानिब से वाकये की काटी गई FIR को भी मुस्तरद कर दिया गया। उनका कहना था पुलिस ने FIR किसके कहने पर काटी है? FIR में तो दहशतगर्दी की दफात तक शामिल नहीं की गई, लिहाजा FIR को मुस्तरद करते हैं। रऊफ हसन का कहना था कि जुल्म जब्र और फसाइयत के सामने नहीं झुकेंगे। मैं बरमला इजहार करता हूं, आप मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। कोई जुल्म और जबर के सामने नहीं झुकेगा, कोई फसाइयत के सामने नहीं झुकेगा। मार दें, कोई बात नहीं है। मुझे कहें कि कहां आऊं मैं, मेरे सीने में गोली मारिए, जहां चाहते हैं, हमारे मरने को तैयार है। जी, आपने सुना, नाराजगी का इजहार भी किया, अफसोस का इजहार भी किया और जैसे मैंने पहले कहा कि जो FIR काटी गई है उसे मुस्तरद भी किया। इसके अलावा भी दीगर कुछ इशूज हैं जिन पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज़ैन कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका, आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। ज़ैन, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। कल जो हुआ इंतहाई अनफॉर्चुनेट, वो किसी के साथ भी हो, किसी भी वजह से हो, इस तरह के हमले की, इस तरह के इंसिडेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन 2-3 सवालात इसके ऊपर, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक तो अभी आएंगे अकील साहब, तो मैं उनसे पूछूंगी कि जिस तरीके की मजम्मत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आनी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आई। अब जो उसके आगे स्टेटमेंट्स हैं वो ये हैं कि आजम नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं जी कि PTI के पास कोई शवाहिद हैं कि ये किसने किया है, तो PTI ले आए, हम उसको तहकीकात के तफ्तीश का हिस्सा बना देंगे। ऑन द अदर हैंड रऊफ हसन साहब कहते हैं कि FIR किसके कहने पे काटी गई। तो थोड़ा सा एक तो आजम नज़ीर तारड़ साहब की स्टेटमेंट पे कमेंट कीजिएगा और दूसरा ये कि FIR आप लोगों ने कटाने में देर क्यों की कि किसी और को कटवानी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जहां तक तो FIR की बात, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये किसी के साथ भी रूनुमा हो तो इसकी एक आजाद मुल्क के अंदर, एक जमहूरी मुल्क के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज हर किसी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेवारी है। आपने ये देखा कि ये एक मनसूबा बंदी के तहत किया जा रहा है और काशिफ अब्बासी साहब ने कल अपने प्रोग्राम में बड़ी डिटेल में ये दिखाया है कि एक रोज उससे कबल भी कुछ ख्वाजा सरा उनकी आते हैं गाड़ी की तरफ, लेकिन क्योंकि उनके साथ कोई निजी चैनल के लोग थे और वो अपनी गाड़ी में बैठने में कामयाब हो जाते हैं तो वो उनका प्लान नाकाम हो जाता है। दूसरे दिन बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ वो किया जाता है। आपने खुद भी बता दिया, उसकी डिटेल मिल जाता कि इस गर्मी के मौसम के अंदर एक चादर ओढ़े ख्वाजा सरा आ रहे हैं और उनके ऑब्वियसली पास हथियार है और एक बाकायदा कातलाना हमला किया जाता है रऊफ हसन साहब के ऊपर। तो इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल से कम है। अब बात आ जाती है FIR की। पहली बात तो ये आप यकीन मानेंगी कि FIR कटवाना जो है ये प्रोरोगेटिव है मुदई का। मुदई का हक है कि वो अपने इंसिडेंट के ऊपर जो है ना FIR कटवाए, लेकिन देर कर दी या आपने जल्द कर दी, ये तो अब मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव है। आपने देखा कि कल उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा, उन्होंने एक बड़ी सीरियस सर्जरी जो है उनकी हुई है, उनको टांके लगे हैं और जाहिर है एक शॉक भी होता है इंसान को
आपने देखा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो वो थोड़े से जज्बाती हो गए। ये पहली बात, इट्स ह्यूमन नेचर। दूसरी बात ये है कि हमने अपनी तरफ से तमाम हकायक पूरे करके फिर एफआईआर कटवानी है, क्योंकि आपके इल्म में है कि किसी भी केस की बुनियाद जो है वो एफआईआर होती है। बिल्कुल। ये एफआईआर जो है ये उजलत में की गई है, और मैं समझता हूं, मेरी नाकिस राय में, इस एफआईआर के पीछे भी मंसूबा बंदी है कि जी एफआईआर कटवा दें, उसके अंदर फैक्ट्स पूरे होना, दराए पूरे होना, दफात पूरे लगे ना, और वही रफा दफा हो जाएगा। असूलन तौर पे ये प्रोग्रेटिव आज भी रऊफ हसन साहब का है। एफआईआर आज भी रऊफ हसन साहब की मुद्दत में कटनी चाहिए, उनका वर्जन होना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा या वो क्या समझते हैं, और उसके ऊपर बकायदा ये दफात सारे लगने चाहिए जो वो कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग फिर अगेन, मैं बिल्कुल आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि वो उजलत में की गई या क्यों देर की गई, वो भी अगेन प्रेरोगेटिव है रऊफ हसन साहब का भी, आप लोगों का भी, कि आप लोग कब एफआईआर कटवाते हैं। लेकिन एक और एफआईआर कटवाने पर अभी आप लोग गौर कर रहे हैं। एफआईआर तो इस मुल्क में अब देखें ना, 9 मई की आपके ऊपर पता नहीं कितनी एफआईआर हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो एक एफआईआर जो है वो रऊफ हसन साहब भी कटवाए, क्यों नहीं कटवा रहे? एफआईआर को तो हमने यकीनन इस मुल्क में मजाक बना दी है। हाँ। हम रोज उठते हैं, हमारे पे 4 नई एफआईआर कटी होती है, बट जो आई एम नॉट अ लॉयर, बट अब इतनी एफआईआर कटवा के 4 बातें हम भी सीख गए हैं इसके बारे में। हाँ। कि सबसे बुनियाद जो है किसी भी केस की, अगर आप वाकई ही समझते हैं कि आपने किसी केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है और उस इन्वेस्टिगेशन को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, तो उसमें जितनी एफआईआर उसकी एक्यूरेट होगी उतनी आपको आगे जाके उसमें सक्सेस मिलेगी। और सिर्फ इसी एक चीज को समझते हुए मेरे समझने में रऊफ हसन साहब की एफआईआर कटनी चाहिए, और इंशाल्लाह वो बिल्कुल अपनी एफआईआर कटवाएंगे, अपना वर्जन देंगे, अपना डिटेल्ड अकाउंट देंगे, और उसी को एफआईआर तस्लीम करना चाहिए। और ये जो एफआईआर, जिसका मुझे नहीं पता एफआईआर का मुद्दई भी कौन है, क्या हुकूमत ने अपनी मुद्दत में काटी है, क्या किसी थाने में कटी है, क्या हुआ है, मेरे पास के फैक्ट्स नहीं है, बट एफआईआर को खारिज होना चाहिए, और रऊफ हसन साहब की एफआईआर शुड बी द एफआईआर जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, व्हाट द लॉ मिनिस्टर हैज सेड, क्योंकि एक तो टू बी फेयर ऑन हिम, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कल मुजम्मत की, बट आजम नजीर तारड़ साहब ने इसकी उसी वक्त मुजम्मत भी की। अब आज वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कह रहे थे कि पीटीआई के पास जो शवाहिद है वो हमें लाकर दें, बताएं किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम करने को तैयार हैं। बड़ी अच्छी बात है कि लॉ मिनिस्टर ने ऐसी बात की है। वो एक संजीदा इंसान है, एक सीनियर वकील है, और अगेन वो एफआईआर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो मैं उनकी बात को सराहूंगा अगर उन्होंने ये जेस्चर शो की है। दूसरी बात ये हुकूमत के ऊपर भी लाजिम है कि हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट करे, और जैसे बैरिस्टर गौहर साहब ने मुतालबा किया कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिन लोग क्लियरली नजर आ रहा है, एक सीसीटीवी फुटेज है, और फिर जो उन्होंने खुद एक फुटेज, जो दूसरी फुटेज हमने देखी है कैमरे की, उसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि अटैकर असेलेंट्स कौन है, तो उनको उनके कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब क्या बात करें, उन्होंने तो सुओ मोटो का मुतालबा भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस को आज खुद नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। आपको लगता है कि दैट विल बी द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड? और दूसरा जो अभी आप बात करें ना, हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है, इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? वो देखें कितना वक्त गुजर गया, एक सीनियर पॉलिटिशियन, बड़ी जमात के तर्जुमान, अभी तक उनको कुछ अता पता नहीं है कि वो लोग कौन है। हालांकि इंटरेस्टिंग ये है कि डिफरेंट लोगों के कैमरास पे भी वो लोग रिकॉर्ड हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज के ऊपर भी वो लोग बड़ा क्लियरली रिकॉर्ड हुए, लेकिन अभी तक हाथ कोई नहीं आया। देखिए जी, जहां तक तो सुओ मोटो की बात है, तो इससे बहुत कम चीजों के ऊपर इस मुल्क में सुओ मोटो लिया गया है। इस मुल्क के ऊपर मुबैना शराब की बोतलों पर सुओ मोटो लिया गया है, इस मुल्क में अस्पताल की रेड पर सुओ मोटो लिया गया है। मेरे समझ में ये उससे कहीं ज्यादा संगीन एक सानिया है। रऊफ हसन साहब सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं है, रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, और रऊफ हसन पे अटैक पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अटैक समझा जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। तो यस, अगर इसके ऊपर सुओ मोटो लिया जाए तो ये कोई, मेरे ख्याल से ये कोई अनहोनी चीज नहीं होगी कि आज जहां मुल्क में लाकानूनियत की ये हालत हो गई है कि इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के अंदर एक जो है निजी चैनल है, आज मैं आपके चैनल पे अगर आऊं और वहां से मैं बाहर निकल रहा हूं और मेरे ऊपर कोई हमला कर दे, तो मतलब मेरी लाइफ और लिबर्टी कहां गई? इसमें बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठ रहा है। तो बिल्कुल अगर इस पे लिया जाए, जहां तक इस्लामाबाद पुलिस की आप बात कर रही है ना, तो वो तो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो, उनकी रवैया पिछले 9-10 माह का जो है वो निहायत ही नाकिस रहा है। मैं आपको आज का इंसिडेंट बताता हूँ, ज्यादा दूर का नहीं बताता। हमाद अजहर साहब आज जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सॉलिडारिटी में रऊफ हसन साहब के, और उन्होंने आके कहा कि जी मुझे हिदायत है बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से कि आप जितने भी लोग जो है जो जलावतनी में थे वो वापस आ जाए, क्योंकि ये अटैक सिर्फ रऊफ हसन पे नहीं है, पीटीआई के ऊपर है। मजेदार बात ये होती है कि बैरिस्टर गौहर साहब के पास उस वक्त यूएन का वफद बैठा हुआ है उसी दफ्तर के अंदर, और उस यूएन के वफद की मौजूदगी के अंदर
इस्लामाबाद पुलिस धावा बोल देती है बगैर वारंट के। और ऊपर बगैर वारंट के। और रऊफ हसन साहब कहते हैं कि जब वारंट मांगा गया तो उन्होंने कहा आप लोग होते कौन है हमसे वारंट मांगने वाले, वो तो हमने अब मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि कोई वारंट नहीं है, कोई वजह नहीं है। और देखिए, एक तो आप चलो चादर चार दीवारी पमाल करना तो मामूल बन गया ना इस मुल्क में, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन हम अपना क्या इमेज देख रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि आपको पता है कि वहां पे यूएन का डेलीगेशन बैठा है, यूएन का डेलीगेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मिल रहा है और उनको आपने ये तमाशा दिखाया है। एक एक कमरे में गए हैं, सर्च किया, आपने शायद वीडियो फुटेज भी उसकी देखी होगी क्योंकि सोशल मीडिया पे अब आ रही है। और उन्होंने वहां पे बिल्कुल एक जिसका कोहराम की सूरत मचा दी वहां पर कि जी हमाद अजहर को ढूंढ रहा है, हमाद अजहर को ढूंढ रहा है। और जब वारंट मांगा गया तो वारंट के पास कोई नहीं था, कोई कानून नहीं है, कोई जाब्ता नहीं है, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, ला कानूनियत है। इनसे कौन सवाल पूछेगा? अगर हम नहीं पूछ सकते तो फिर इसीलिए कहते हैं कि सो मोटो ले, ताकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कम से कम उनसे पूछे कि यार किस कानून के तहत आप ये कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और जो बात अभी सामने आ रही है वो ये कि कहा गया है कि इस तरह का कोई और इंसिडेंट होता है या कोई ऐसी चीज होती है तो आप लोग मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा है। फिर 8 जून को तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे की भी खबर है, कल शायद उमर अयूब साहब ने अनाउंस किया है। इस फ्रंट के ऊपर आप लोगों को लगता है कि जब हम बात करते हैं प्रोटेस्ट की, एहतजाज करने की, आप लोग थोड़े से अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं माज़रत के साथ? क्योंकि अगर आप लोग, ये बहुत सी एक बड़ी वो है कंसोलिडेटेड ओपिनियन है कि अगर 8 फरवरी के बाद आप लोगों का जो मुद्दा था उसको लेके आप लोग सड़कों पर आ जाते उसी फोर्स के साथ जैसे आप लोग आया करते थे तो शायद आप लोगों के लिए हालात आज बेहतर होते, साजगार होते। तशवीन देखें, आपको ये जरूर देखना होगा कि पहले और अब में फर्क क्या है। 8 फरवरी के बाद जिस किस्म की फस्तायत और जिस किस्म की बर्बरियत का सामना पंजाब में तहरीक इंसाफ ने किया है, कि पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलता। किसी का घर महफूज नहीं है, किसी की चादर चार दीवारी महफूज नहीं है। आप एक गली से शुरू हो जाए, उसमें हर तीसरे घर का दरवाजा खटखटाएं, आपको कहीं ना कहीं कहानी मिलेगी कि पुलिस उनके घरों में घुसी है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का बुजुर्ग, किसी का बच्चा, किसी को उठा के ले गए हैं, किसी के ऊपर झूठे FIR काट दी है। मैं ATC की अदालतों में जाता हूँ, कल मैं गया हुआ था लाहौर ATC, आज मैं गया हुआ था फैसलाबाद ATC में। 600 700 लोग छोटी सी अदालत में भरे हुए होते हैं और किसी को नहीं पता वहां क्या करने आए हैं। आज 1 साल से ऊपर गुजर गया है, कोई हमारे खिलाफ ना कोई सबूत आए हैं, ना कुछ आए हैं, पेशियां भोग रहे हैं। उन हालात में, इस खौफ की फिजा में मेरे से आप पूछते हैं कि ये वोटर टर्नआउट क्यों कम हो गया? वोटर टर्नआउट भी इसलिए कम हुआ, लोग भी बाहर इसलिए निकल पा रहे कि इतना प्रेशर डाल दिया आपने लोगों के ऊपर। जैसे मैंने पहले 8 फरवरी से पहले जितना प्रेशर था उससे ज्यादा प्रेशर तो नहीं है अब। 8 फरवरी को अगर आपका वोटर निकला तो उसके बाद भी आपके वोटर को निकलना चाहिए था। फरवरी से पहले वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर अब नहीं है। आप खुद भी मेरा ख्याल है इत्तेफाक करेंगे इस बात से। नहीं, 8 फरवरी को हमारा वोटर निकला, 8 फरवरी को हमारे वोटर ने निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। मैं तो हमेशा कहता हूं, आग का दरिया अबूर करके वोट दिया, निशान के बगैर वोट दिया। मुझे जूते के निशान पे 1,60,000 से ज्यादा वोट पड़ा, दीगर लोगों को वोट पड़ा, लेकिन हमारे मैंडेट पे डाका डाला। 8 फरवरी को डाका डाला, 21 अप्रैल को डाका डाला, 19 मई को अभी जो आपने मुल्तान में इलेक्शन किया है उसमें भी इतने भोंडे अंदाज से रिगिंग की गई है, बैलेट स्टफिंग की गई है कि उसकी अब जो है कहानियां सारी आपके सामने आ रही है, वीडियो फुटेज आ रही है और न्यूमेरिकली जो है वो आपको समझ आ रही है कि उसमें गड़बड़ की गई है। तो जाहिर है लोगों में मायूसी भी एक थोड़ी सी आई है, लेकिन उससे बढ़कर आप कैसे कह सकते हैं कि वो वाला प्रेशर नहीं है? मैं आपको अगर मुल्तान की ही परसों की मिसाल दूं तो इलेक्शन से एक रात पहले 18 की रात को SHO साहिबान ने जाकर डोर नॉकिंग की है। PTI के कैंडिडेट्स, PTI के वर्कर्स, PTI के पोलिंग एजेंट्स के घरों की लिस्टें थी उनके पास और दरवाजे खटखटा खटखटा के उनको कहा कि कल सुबह बाहर नहीं निकलना, कल सुबह जो बंदा पोलिंग पे आएगा उसको उठा लिया जाएगा। तो उस किस्म की फस्तायत के अंदर जहां ऑलरेडी लोग जो है 10-10, 12-12, 20-20 FIRों के अंदर मुब्तला है, नेचुरल सी बात है कि लोगों के हौसले थोड़े से पस्त होंगे। बट आई एम टेलिंग यू दिस नाउ, अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं और अगर इमरान खान जलसा करते हैं और इमरान खान हुक्म करते हैं, पाकिस्तान की आवाम इतनी भर चुकी है, पाकिस्तान की आवाम इतनी तंग आ चुकी है। लेकिन आज का आप लोगों ने जलसा अनाउंस किया हुआ है, वो जलसा अब आप लोग करेंगे? क्योंकि 23 मार्च को भी जलसा अनाउंस हुआ था, उसके बाद भी 2 दफा तारीख आई जलसे की, फैसलाबाद में आई, कराची में आई, हुए नहीं। हमने मैं अर्ज करूं, हमने कराची में जलसा अनाउंस किया, हम सिंध हाई कोर्ट गए जलसे की इजाजत नहीं, हमें इजाजत आज तक ना मिली। हमने फैसलाबाद में जलसा अनाउंस किया, हमने DC साहब को, कमिश्नर साहब को, हाई कोर्ट को, सबको हमने अप्रोच किया, हमें इजाजत नहीं मिली। मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूं, हम तो किसी को मौका नहीं देना चाहते
कि कोई हमारे ऊपर एक और नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कोई धब्बा लग जाए। जमात इस्लामी आती है, जलसा करके चली जाती है, धरना करके चली जाती है, JUF आती है, जलसा करके चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब जो कदगने हैं ये तहरीक इंसाफ के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जैन, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, सबको पता है। ब्रेक से वापस आते हैं ना, तो यदि आपने, क्योंकि जेयू जी आखिरी बात कर रहा हूं, ब्रेक ले ले। जी 8 तारीख को दे तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत। मैं आज फेडरल गवर्नमेंट को कह रहा हूं, आज दे इजाजत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब एक ही दफा पूरा पाकिस्तान देख लेगा कौम किसके साथ खड़ी। बिल्कुल ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके आपने क्योंकि कहा JUI ऐसा करना चाहती है, इजाजत मिल जाती है, उनके साथ आप लोगों के मामला कहां तक पहुंचे हैं? क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बहुत जल्द आप लोग एक पेज पर दिखाई देंगे, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया अकील आपका, आपके वक्त के लिए। आपके ज्वाइन करने से पहले मैं आई डिड अ सेगमेंट विद ज़ैन कुरैशी साहब, जहां पे जिस नोट पे हमने बात छोड़ी थी वो ये थी कि एहतजाज करना तो डेमोक्रेसी में किसी का भी राइट होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मल्टीपल टाइम्स कोशिश की 8 फरवरी के बाद कि वो कहीं जलसा कर सके, ना उनको कराची में इजाजत मिली, ना फैसलाबाद में इजाजत मिली, ना इस्लामाबाद में इजाजत मिली। अब वो 8 जून को फिर जलसा करना चाहते हैं। कुरैशी साहब अभी भी कह रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं फेडरल गवर्नमेंट को मैसेज दे रहा हूँ कि एक दफा इजाजत तो दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर पता चलेगा कि वोटर या लोग किसके साथ हैं। क्यों इजाजत नहीं देते आप लोग? देखिए जी, सिक्योरिटी की सिचुएशन और हालात इस तरह हैं यास्मीन के, एक सेक्शन 144 भी लगा हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी के पैराए में अगर देखा जाए तो मुल्क के हालात सिक्योरिटी के हवाले से कोई इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं बिल्कुल ये इस बात पे एग्री करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एहतजाज करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज, और आइन और कानून के दायरे कार में रह के जो एहतजाज अगर ये करना चाहते हैं तो इनको डेफिनेटली इजाज़त भी होनी चाहिए, उनको करना चाहिए। क्योंकि 8 जून जो है बड़ी तपती गर्मी वाला दिन है। अब दोपहर में करेंगे तो हम भी देख लेते हैं कितनी आवाम इनके साथ है। और F9 पार्क में अगर तो आपको दिखाएंगे मैं इस गर्मी में और इस गर्मी के आलम में कि 45-46 जो है हीट वेव है, और जनरली अक्रॉस द कंट्री हीट वेव है, तो ये लोगों को इकट्ठा करके दिखा दें। वो तो उनका मसला है ना सर, आप जगह तो देना। बात ये जो आपने कहा ना कि 144 है और पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, जगह देगी हुकूमत तो फिर पता चलेगा कि पुरअमन कितने हैं, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो अभी कोई दरखास्त पता नहीं उन्होंने जमा कराई है कि नहीं कराई, लेकिन आई थिंक अगर करवाई भी है तो उस दरखास्त पे डेफिनेटली इनको इजाज़त पुरअमन एहतजाज की। और अगर ये एक, मैंने पहले भी किसी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जिस तरह लंदन में हाइड पार्क है और वहाँ पे स्पीकर्स कॉर्नर है, तो यहाँ पे भी इनको ये फैसिलिटी दे देनी चाहिए। लेकिन देखिए ना, मौलाना फजल रहमान को इजाजत नहीं मिलती तो वो फिर भी जलसा करके चले जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना वो वाला जो स्पेस है, विंडो है, वो भी नहीं मिलता। कल जो हुआ रऊफ हसन साहब के साथ बड़ा अफसोसनाक, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। तो फिर इस तरह के माहौल के अंदर जब इजाजत भी नहीं मिलेगी तो फिर यही लगेगा ना कि सिस्टम भी कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, सिस्टम बिल्कुल कॉर्नर नहीं कर रहा, और सिस्टम देखें अपनी हरकत में आया, FIR लॉन्च हुई, गो के इनकी रिजर्वेशंस नहीं, देखें गो के इनकी रिजर्वेशंस थी, इन्होंने अभी रिजर्वेशंस, मैं एक और जगह ये बात कर रहा था कि ये कहते हैं कि शायद हमारी जो दरख्वास्त थी उसके मुताबिक शायद नहीं हुई, लेकिन एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है और ततिमा बयान है, वो भी आ सकता है। अगर कोई सेक्शंस नहीं लगे तो ये दरख्वास्त दें और वो कहें कि जी ये अकॉर्डिंग टू लॉ हमारे सेक्शंस बनते हैं कानून के मुताबिक PPC के, ये इनको भी इंसर्ट होना चाहिए, या अगर कोई गलत लग गया है तो उसकी भी डिलीशन ये बामुताबिक कानून सी कर सकते हैं। और अगर इवन की DIG ऑपरेशन या SSP ऑपरेशन को भी दरख्वास्त दें तो वो अपने लेवल पर भी वहाँ पर की जा सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सिस्टम को इस्तेमाल किए बगैर पुलिस को अप्रोच करना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि इतना बड़ा इंसिडेंट इतने बड़े सियासी रहनुमा के साथ हो जाता है, अभी तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है, पुलिस बिल्कुल कहीं गायब दिखाई देती है, बस यही स्टेटमेंट्स आ रही है कि जी हम ढूंढ रहे हैं, तलाश जारी है। ऑन दी अदर हैंड हमाद अजहर साहब को पकड़ने के लिए बगैर किसी वारंट के वो PTI के सेक्रेटेरिएट छापा मारते हैं और वहां जाके जो सब कुछ करते हैं, सोशल मीडिया पे फुटेज आपने यकीनन देख ली होगी। एक तरफ इतनी फुर्ती है, दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी है। देखें उनको लोकेट करना, ऑब्वियसली सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, CCTV मौजूद है, वहाँ पे जो बाय स्टैंडर्स थे उन्होंने भी वीडियोस बनाई, ऑब्वियसली उनकी जो है हुलिया और गेटअप ऐसा था या जो भी मामलात थे वो देखे जा रहे हैं, और उनको लोकेट करने की, आइडेंटिफाई करने की जो है पुलिस अथॉरिटीज़ अपना काम जारी सारी रखे हुए हैं। एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोसीजर है, और ये इसका कोई कट शॉट या फास्ट ट्रैक कुछ नहीं होता कि इसको फास्ट ट्रैक कर लिया जाए। ऑब्वियसली FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक
सेट इन मोशन करती है पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को, और वो हरकत में आ गई, वो सेट इन मोशन हो गई। उसके बाद वहाँ की जो लोग वहाँ पे ये जिनके ऊपर अलेज कर रहे हैं जो लोग थे, तो ऑब्वियसली उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको ढूंढना करना ये पुलिस का काम, और पुलिस कर रही है। ये नहीं है कि आप देख रही हैं कि पुलिस की सारी नफरी ही शायद हमाद अजहर को पकड़ने के लिए आ गई है, नहीं। मैं एक जगह पे इतनी विजिलेंस और दूसरी तरफ बिल्कुल वो, मैं उसकी बात करूँ, कंपैरिजन ड्रॉ कर रही थी। अच्छा, बिफोर आई गो बैक टू ज़ैन कुरैशी साहब, आपके आने से पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान शायद अलाइन हो सकते हैं मुल्क में प्रोटेस्ट करने के लिए। आज मीटिंग भी अभी उनकी, बल्कि उनकी सीनियर लीडरशिप की जो है वो आपस में हो रही है। कितनी बड़ी थ्रेट देखते हैं इस चीज़ को आप, क्योंकि मौलाना के पास भी स्ट्रीट पावर है, इन्होंने भी साबित किया कि इनके पास भी स्ट्रीट पावर है। देखिए, मौलाना साहब के साथ तो हमने खुद मिलके एहतजाज भी किए हुए हैं, और आपको बड़े अच्छे से पता होगा, बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह हम बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन मौलाना साहब का थोड़ा सा इनका एक प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट है, पता नहीं वो कहाँ तक आगे पहुंचा है, जो मेरी नॉलेज में है। नहीं, मेरी नॉलेज में है, मौलाना साहब को किसने हराया है? मौलाना साहब को पीटीआई ने हराया ना, पीटीआई के कैंडिडेट ने हराया, अली अमीन गंडापुर साहब ने हराया, जो अब सीएम है केपीके के। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो आई थिंक मौलाना साहब कोई इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन करवाने के हवाले से, और कोर्ट्स में जो मामलात गए हैं, और जो एक ये कहते हैं कि इन प्रिंसिपल जो फॉर्म 45 और 47 की सारी बहस है, उसके हवाले से इनका एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट मौलाना साहब के साथ नहीं हो रहा। और अगर इवन के एग्रीमेंट हो भी जाए तो मौलाना साहब आई डोंट थिंक कि वो इस तपती गर्मी में और धूप में जो है वो भी पीटीआई के साथ निकलेंगे। चले, मैं पूछती हूँ ज़ैन साहब से, इनको गर्मी और धूप की बड़ी परेशानी है बैरिस्टर साहब को। ज़ैन साहब वो कहते हैं कहाँ से हीट वेव मुल्क में आप लोग जमा करने की बातें करें, और दूसरा आपकी लीडरशिप की मुलाकात हो रही है इस वक्त भी, आज वी स्पीक, मौलाना फजलुर रहमान के साथ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद कुछ देर में एक्सपेक्टेड है। तो क्या तवक्को रखी जाए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? आप लोग अलाइन हो रहे हैं, एक पेज पे आ रहे हैं? अच्छा यशवीरा, मुझे 2 मिनट दे दें, या 4-5 बातें इकट्ठी जी जी जरूर। सबसे पहली बात तो आपने, बेचारा बैरिस्टर अकील बड़े माकूल आदमी है, बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, आपने उनको बड़ा गलत फंसा दिया है। वो एक इम्पॉसिबल चीज करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसलिए जलसा नहीं कर सकते, लेकिन आज भी डी चौक में जमाते इस्लामी जो है धरना कर रही है, उनको इजाजत है। पर वहां क्या हुआ वो भी एक और स्टोरी है वहां जो मैं आ रहा हूँ। अच्छा नहीं, उसको मैं आ रहा हूँ, मैं उस स्टोरी पे आ रहा हूँ, उसको मैं एफआईआर का लिंक करूंगा। लेकिन जमाते JUIF आपने खुद बताया जलसा करके चले जाती है, कुछ भी नहीं होता, उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई की जाती है ना कुछ किया जाता है। यही चीज अगर तहरीक इंसाफ करे तो पता नहीं क्या कौन सा अजाब नाजिल हो जाएगा इस मुल्क के ऊपर। सो पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स एक के लिए है, दूसरे के लिए, इससे तासुर ये मिलता है कि दोहरा मेयार है, डबल स्टैंडर्ड्स है। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि जी पुरअमन एहतजाज करना इनका हक है, और ये अगर पुरअमन रहे। मैं आज आपके शो में बैठ के बैरिस्टर अकील मलिक साहब को और वफाकी हुकूमत को ये गारंटी करता हूं कि हमें इस्लामाबाद में जलसा करने दें, वो पुरअमन रहेगा, एक गमला नहीं टूटेगा। जहां तक गर्मी की बात है, हम गर्मी भी बर्दाश्त कर लेंगे भाईजान, आपको इसकी दर्जा हरारत की फिक्र है? जिस दिन तहरीक इंसाफ को जलसा की इजाजत मिल गई तो 5-6 डिग्री और दर्जा हरारत चढ़ जानी है इस्लामाबाद के अंदर। वो सियासी दर्जा हरारत होगा जो चढ़ेगा, मेरा ख्याल है। अच्छा, और मैं अपने भाई को ये यकीन दिलानी भी लाता हूँ कि हम दिन में नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के अक्सर जो वो रात के चलते हैं तो रात को करेंगे, ये वक्त का तयन तो नहीं। देखिए, हम आपको फ्लड लाइट्स में जलसा करके दिखाएंगे जैसे जलसा करने का हक होता है। अच्छा, मैं वैसे एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, हमें जलसा करने की इजाजत दें। गुजारिश कर दूं, आपने कहा ना कि गमला भी नहीं टूटेगा। मैंने ये सवाल बहुत दफा नून लीग के दोस्तों से पूछा है जब वो यहाँ प्रोग्राम में आते हैं। वो ये कहते हैं जी कि 9 मई के बाद हम कैसे इनकी बात को मान जाए, हम ये गारंटी कैसे एक्सेप्ट कर लें? ये एक आर्ग्यूमेंट आता है नून लीग की तरफ से। मैं इसका बड़ा अच्छा जवाब है। पहली बात, क्योंकि हमने 9 मई नहीं किया। दूसरी बात, 9 मई का एक इंसिडेंट एक साइड पे रख दे, जरा मुझे गिन के बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में कितने जलसे, कितने धरने, कितनी लोग। आजादी मार्च के भी पूछ लीजिएगा इस्लामाबाद किसी और जमात ने मार्च, कोई ऐसा शहर नहीं जहां पे हमने जलसे नहीं किए। सिर्फ इस्लाम के अंदर एक ग्राउंड पे हमने मेरा तो 4 से ज्यादा जलसे किए, कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो हमारी एक बड़ी तवील हिस्ट्री है। जी करना चाह रहे हैं जी अकील। ज़ैन साहब, आप मुझे बताएं कि आजादी मार्च जब आप आए थे 2022 में, पाकिस्तान से लोग आते हैं। देखिए, 2000 पूरे पाकिस्तान से ही आपने, ये कह रहा हूँ 9 मई को 2 मिनट के लिए अपने ज़हनों से बाहर निकाल दे। निकाल दिया सर, निकाल दिया। लेकिन बात ये है, जरा अकील का पॉइंट ले लेते हैं। मैं कहता हूं सर, निकाल दिया 9 मई को ज़हन से बाहर, ठीक है, लेकिन ये मुझे बताएं ना कि 25 मई 2022 भी तो था,
वहां पे देखें ना, इस्लामाबाद में जिस तरह तोड़फोड़ मेट्रो पे की गई, जिस तरह वो बड़े जबरदस्त किस्म के जो पाम ट्री से आग लगी और मतलब दरख्तों को भी आग लगाई गई। तो हमें देखें किस तरह की श्योरिटी कोई कौन देगा? फिर नहीं अकील, आप फिर क्या कहते हैं आइसोलेट इंसिडेंट कर रहे हैं। ऐसे तो जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पे पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को आग लगा दी थी, एटीएम्स खींच लिए थे बाहर बैंकों के अंदर से, गाड़ियों को आग लगाई थी, घरों को आग लगाई थी, सरकारी अमलाक को आग लगाई थी, ट्रेन स्टेशनों को आग लगा दी थी, ट्रेन की बोगियों को आग लगा दी थी, अरबों रुपए का नुकसान किया था। क्या आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बंद कर दिया था इलेक्शन लड़ने से? क्या उनको बंद कर दी थी ज्यादा जलसे देने की? तो भाई ऐसे नहीं होता। एक पॉलिटिकल जमात है, उसके साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है, उनकी लीडर की शहादत हुई थी, तब हमारे लीडर को अरेस्ट किया गया था, गोलियां लगी हुई थी। नहीं भाई, ये दो चीजें शायद उस तरह कंपेरेबल नहीं है। वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो बीबी वाला था। मुझे इजाजत देंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आऊंगी थोड़ा सा। दूसरी बात जैसे मैं आई वांट टू कम बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट। जी जी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। आई वांट टू कम बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट। जो ये एफआईआर की बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बट बिकॉज बैरिस्टर अकील इज अ लॉयर एंड ही अंडरस्टैंड्स दीस थिंग्स, जो एफआईआर फर्स्ट इंस्टेंस रिपोर्ट होती है वो बुनियाद होती है, जैसे मैंने पहले भी आपके शो में बात की किसी भी केस की, और वो रऊफ हसन साहब की मुद्दईयत में होनी चाहिए, बिकॉज उनके साथ वाकया रूनुमा हुआ है, तो उनकी मुद्दईयत में होनी चाहिए और उनकी एफआईआर को टेकअप करना चाहिए। अब बात आ जाती है जो आपने धरने की बात की थी, एफआईआर का और हुकूमत का हाल तो ये है कि आपने देखा कि जमात इस्लामी के धरने के अंदर एक वाकया हुआ, एक ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी, 2 बंदों का जो है इंतकाल हो गया। उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें उस बंदे की वल्दियत भी नहीं लिखी गई। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन का और इनकी इंटेलिजेंस का ये हाल है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके जैन मजीद बात करेंगे थोड़ा सा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जब ऑपोजिशन में होती है तो वो कहते हैं जब हमारी हुकूमत होगी तो वो मीडिया के लिए सुनहरा दौर होगा, लेकिन जब आते हैं तो क्या करते हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी वेलकम बैक नाज़रीन, ज़ैन कुरैशी और बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जो नुकता छोड़ा था, मीडिया से क्यों नाराजगी हो जाती है जैसे ही आप लोग हुकूमत में आते हैं? ऑपोजिशन में थे तो एक अथॉरिटी बनाने की पीटीआई ने कोशिश की थी, जिसको मरियम साहिबा कहती थी कि पाकिस्तान मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी जो है वो बना रहे हैं। जो खुद अब कानून आया है उनकी, उसके नीचे अभी इमरान खान साहब की बल्कि एक स्टेटमेंट आई है, वो कहते हैं कि फॉर्म 47 की वज़ीर आला ने डर के मीडिया को दबाने की कोशिश की है। ये बिल्ला देखिए बड़ा गलत तासुर और इसको बड़े गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि मीडिया के साथ कोई लड़ाई नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या हुकूमत की या दीगर हमारी पार्टी के किसी मेंबर की। यास्मीन, इसमें अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है कि पहले तो ये बिल आया है पंजाब की सतह पे, इट्स पंजाब डिफेमेशन बिल ऑफ 2024। वफाक ने अभी कोई कानून साजी नहीं की, और क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आपको वैसे ही पता है कि कर सकते हैं अपनी लेजिस्लेशन। जहाँ तक इस बिल की स्पेसिफिकली बात की जा रही है, तो विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया और जिस तरह एडवांसमेंट्स हुई हैं, आपने देखा कि वीलॉगिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, एक्स पे एंड सो फोर्थ। बहुत सारे मीडियम्स जो हैं वो आ चुके हैं, और जिसका जो दिल करता है वो अपना ओपिनियन, बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई कदगन नहीं है किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। ये कानून भी ये ना प्रीएम्प्टिव है ना ही प्रिवेंटिव है, ये सिंपल कानून आपको, आई थिंक इसकी थोड़ी सी एक मैं आपको बता दूं कि ये कानून और इसमें लिखा हुआ है कि कोई किसी के खिलाफ अगर एलिगेशन लगाएगा देन दे शुड बी एबल टू सपोर्ट दैट एलिगेशन, और वो लेके जाएं और वो एक डिफेंडेबल केस अपना जो है लीव जो ग्रांट का एक वहां पे वो मैकेनिज्म दिया गया है, उस लीव टू ग्रांट के लिए वो डेफेमेशन और लॉ के खिलाफ कोई भी नहीं है, ना कोई मीडिया बॉडी है ना हम है। जितनी गालियां शायद हमें पड़ती हैं वो और किसी को नहीं पड़ती, जितने इल्जामात हम मीडिया वालों पे लगते हैं वो शायद और किसी पे नहीं लगते। हम फिर भी इसके हक में नहीं है, अगर नहीं है तो कोई वजह होगी। देखिए जॉइंट एक्शन कमेटी फिर जो आपके जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा, 5 दिन तो उन्होंने आपकी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से 3 घंटे, वो उस्मान बुखारी साहब रिकॉर्ड पर है, वो कहती है 3 घंटे के लिए हमारी सिटिंग हुई। उसके बाद उन बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि 1 हफ्ते का वक्त दें, हम क्यों देते, वो उठ के खुद चले गए। लेकिन ये कहकर कि 1 हफ्ते का वक्त दें, हम मजीद कंसल्टेशन करना चाहते हैं। एंड शी सेड कि हम क्यों 1 हफ्ते का वक्त देते, इतनी जल्दी किस बात की थी? आज तो पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी ने कह दिया कि हमें नहीं पूछा गया, किसी ने पूछा नहीं। देखिए कल रजा हारून साहब ने भी ये कहा है, जनरली स्पीकिंग जो मैंने अभी तक देखा है इस कानून के साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको लीगल फोरम पे भी चैलेंज, इसकी वायरस चैलेंज होने जा रही है कि अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन से अपेरेंटली। उस स्पेशल कोर्ट की हेयरिंग के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, प्रोसीडिंग के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट पे बात कर सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट पे बात नहीं कर सकते। इसके अंदर देखें एक जो स्पेशल कमेटी के थ्रू जो पास हुआ, इनकी पार्टी के भी ऑपोजिशन मेंबर्स भी थे जो एक मौजूद नहीं थे मुल्क में, दूसरे मेंबर आई थिंक किसी अपनी कोर्ट अदालत की सारे मामले में थे, और तीसरे मेंबर ने कोई सजेशंस दी, लेकिन देयर वाज एम्पल
टाइम फॉर डिस्कशंस, और बहुत ज्यादा डिस्कशंस इस पे बैक एंड फोर्थ हुई। ये नहीं कि ये ओवरनाइट ही लाया गया और ओवरनाइट ही पास किया गया, इसमें थोड़ा टाइम था। आप लोगों ने खुद 3 महीने लिए, 2.5 महीने बकौल अज़मा बुखारी के, मीडिया वालों को 3 घंटे दिए। देखिए, मुझे जो स्टेक होल्डर्स इस कानून में मुझे कोई फॉल्ट ये नजर नहीं आ रहा कि इसमें कोई मीडिया के ऊपर पाबंदियां या कोई ऐसी उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सलब करने की कोई बात you're a lawyer and a good one at that। मेरी बात सुने, जो हद तक होती है वो इंडिविजुअल्स के साथ डेफेमेशन को डील किया जाता है। आप लोगों ने पब्लिक ऑफिसेस के साथ इसको एसोसिएट कर दिया। इसका मतलब है कि मैं किसी चीफ मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर की कोई पॉलिसी एरर के ऊपर एज अ मीडिया पर्सन बात नहीं कर सकती। आप करें, हाउ डज दैट वर्क? आप करें, इफ इट्स अ फेयर कमेंट then definitely। अच्छा, who will decide if it's a fair comment? It's within the legal constraints, of course। I mean, obviously, if it's not a fair comment and if it goes beyond certain parameters, तो फिर तो obviously जो इस कानून के मुताबिक है वो अब हरकत में आएगी। इसको वैसे रिविजन करना पड़ सकता है। आप लोगों को जितना प्रेशर आ रहा है। एक चीज है, मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है, मैं आउटराइटली इस बिल की सपोर्ट या इस कानून की सपोर्ट आउटराइट नहीं कह रहा। मैं इसमें कुछ खराबियां जरूर हो सकती हैं, और इसमें एक खराबी जो मैं देखता हूं वो स्पेशल ट्राइब्यूनल वाली है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल की पोस्ट के लिए अलग से हाई कोर्ट का बताया गया कि हाई कोर्ट में गवर्नमेंट भी करेगी। नहीं, वो तो अपॉइंटमेंट के लिए वो तो जनरली स्पेशल कोर्ट्स की होती इस तरह है। मैं जो बात कर रहा हूं कि मिसाल के तौर पे मैं ऑफिस होल्डर नहीं हूं, मेरे खिलाफ अगर ये कोई मैं लेके आता हूं तो वो एक स्पेशल ट्राइब्यूनल में जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल की पोस्ट होल्डर्स हैं, सदर हो गए, वजीर आजम हो गए, वजीर आला हो गई, तो उनके लिए हाई कोर्ट का जज वो ट्राइब्यूनल बनेगा। ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है। बिल्कुल ठीक है, लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी। लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी। ज़ैन इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो करें, वक्त मेरे पास कम है। मैं थोड़ा सा साइफर केस से कितने पूरी उम्मीद है सर? ये जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने आज जी जरूर मैं अपनी बातों को बिल्कुल मुख्तसर करूंगा क्योंकि मैं अपना टाइम रखना चाहता हूं आपसे एक रिक्वेस्ट के लिए। पहली बात तो जैसे आपने खुद निशानदेही की, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है ना जी, उसकी अकाउंटेबिलिटी ये है कि वो आवाम को जवाबदेह है। बिल्कुल। अगर आवाम उसके ऊपर तनकीद ही नहीं कर पाएगी, या अगर आवाम को हल्की सी तनकीद करने पर सीधा 30 लाख रुपए का जुर्माना ठुक जाएगा, तो वो इट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल्स ऑफ फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मतलब है कि ऑब्वियसली वकील है और उसको बहुत बेहतर समझते हैं मेरे से, बट फिर उसमें दूसरा भी कंसर्न ये है कि इन्होंने ऑलरेडी ये ठान लिया है कि जो बंदा ये कर रहा है वो गिल्टी है, तो वो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाली बात नहीं है। और फिर ओनस उसके ऊपर है कि उसने जाके प्रूव करना कि क्यों उसने डेफेमेशन नहीं की है। तो पहली बात। दूसरी बात, और लाइटर नोट में ये चाह रहा था कि प्रोड्यूसर साहब जो है वो जो मरियम साहिबा ने PFUG की एक तकरीर की थी वो तो सुनाते हैं आज आपको। वो मैंने रखी हुई है, लेकिन वक्त जो है वो मेरे पास थोड़ा सा कम है, बट ये एब्सोल्युटली मेरा ख्याल है वक्त थोड़ा सा ले ले, आप मेरा वक्त ले ले थोड़ा सा, वो तकरीर सुना दे थोड़ी सी। चले सुना देते हैं, फिर शॉट हमारे पास है उसको सुना देते हैं वैसे। लेकिन ये है कि वो वही बात आ जाती है कि वो अकील मुस्कुरा रहे हैं, वो सबने सुन लिए, लेकिन हम फिर भी सुना देते हैं। चले। हुकूमत संभालते ही हमने सबसे पहले साबिक हुकूमत के उस मुजवजा मंसूबे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को खत्म कर दिया, जिसका मकसद मीडिया और इजहार राय की आजादियां छीनना था। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी हूँ। देखिए, आपने एक शॉट चलाने का कहा था ज़ैन, मैंने 2 चला के जो है वो दिखा दिए। क्या कहेंगे आखिर में? क्लोजिंग रिमार्क दे दें। जो शॉट मैंने चलाने को कहा था आपने नहीं चलाया। ये वो वाला नहीं है। जो शॉट मैंने आपको चलाने का था नहीं चलाया, जिसमें वो कह रही है कि जो मांग कर हुकूमतें लेके आते हैं, जो चौराहे में मैंडेट पे आते हैं, उनसे अब क्या वो इसी का अगला पार्ट है। वो इसी का अगला पार्ट है शायद। मैंने हाँ, हम लोगों ने जल्दी तो वही तो असल पार्ट तो वही था। चले, मैं कल के प्रोग्राम में आपकी फरमाइश उसको चलाऊंगी। अभी बस वक्त खत्म हो गया, मजीद कमेंट भी नहीं ले सकती। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन कुरैशी साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।